स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में कैसा क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, ऑफिशियल क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। आज जिस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चंस दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन का आगे का जो पेज दिख रहा है सेम इसी प्रकार का दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको देखने को मिलने वाला है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे दोस्तों पहले बार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों इसी तरह का और भी नए वीडियो आपके सामने आते रहे और उसको आप देखते रहें। ठीक है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचा सकें। यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा हुआ है जेक प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका, क्योंकि आपको पता है इस प्रकार OMR सीट पर कोई आपका जो है क्या होगा, एग्जाम नहीं होगा। केवल आपका उत्तर पुस्तिका पर होगा, जो कि आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि MCQ प्रश्न है। और आपका दोस्तों 50 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। सेम उसी प्रकार का पैटर्न दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको देखने मिलने वाला है। जिस प्रकार से क्वेश्चंस आपको 2024 में पूछा जाएगा, उसी प्रकार का आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा दोस्तों पंजीयन संख्या की रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आप डाल दीजिएगा पंजीयन वर्ष ईयर, यानी कि जो आपका पंजीयन कौन से वर्ष में हुआ है तो उसका वर्ष डाल दीजिएगा। ठीक है, ये आपका है 2024 का, तो आपका दोस्तों जो पंजीयन वर्ष हुआ होगा वो 2023 का, तो यहाँ पर 2021। ठीक है, 2021 तो यहाँ पर 22 का डालना होगा। ठीक है, क्योंकि आपका 23, क्योंकि 22 में आपने लाइन में रजिस्ट्रेशन कराया तो उसी का यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, तो 2022 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर होगा रोल कोड भर लीजिएगा, रोल नंबर भर लीजिएगा, सारा का सारा एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा, वहां से देख कर लीजिएगा। लिपि में दोस्तों आपको जो है क्या बना होगा, देवनागरी भरना होगा। तिथि में दोस्तों आपको जो एग्जाम जैसे कि होगा 12 फरवरी 2024 को यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 12 फरवरी 2024, इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है 2024 में एग्जाम होगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का हम लेकर आए क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो कि आपका 12 फरवरी 2024 को इसका एग्जाम होगा, जो कि प्रथम पाली में एग्जाम होगा। और यहाँ पर सोशल साइंस जो कि दिख रहा है आपको, सोशल साइंस इंग्लिश में कहें तो जो बच्चे इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं वो इंग्लिश में सारी चीज को भरिएगा। 12 फरवरी 2024 को एग्जाम होगा, फर्स्ट सिटिंग में होगा। तो सर ये तो आगे का पेज का लुक है, क्या क्वेश्चन कैसा रहेगा चलिए हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन बताएं दोस्तों 100% गारंटी है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से पूछा जाए, तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो 30 गो ऑब्जेक्टिव, यानी कि सबसे पहले हम लोग MCQ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उसके बाद 50 नंबर का दोस्तों सब्जेक्टिव को, 50 नंबर का सब्जेक्टिव में दोस्तों आपका जो है 12 नंबर का रहेगा आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, 18 नंबर का आपका देखिए 12 नंबर का वेरी शॉर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 18 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 20 नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो उसी प्रकार का आपका पैटर्न यहाँ पर है। पहला प्रश्न कहा था फ्रांस की क्रांति कब हुई। ठीक है, जितना भी प्रश्न बताया दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, आज से आपका सीरीज जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो फ्रांस का क्रांति कब हुआ, तो फ्रांस का जो क्रांति है दोस्तों ये आपका हुआ था 14 जुलाई 1789 में। ठीक है, 14 जुलाई क्या हो जाएगा, तो 14 जुलाई JULY, ठीक है, जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 2 नंबर दोस्तों आपसे पूछा फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत दोस्तों रूसो को कहा जाता है। किसे, रूसो का, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तीसरा का था बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। ठीक है, बिस्मार्क जर्मनी का दोस्तों जो चांसलर बना था वो 1871 ईस्वी में बना था, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर दोस्तों कहता है पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ कथन किसका है। तो यह जो अन्य कुछ जो कथन है दोस्तों ये आपका रूसो का। ठीक है, एक ही बार बोर्ड एग्जाम होगा दोस्तों, जो कि 80 नंबर का फुल नंबर होगा। ठीक है, कोई समय इस पे है जो नहीं रहेगा, सीधा आपका जो है 9:45 एग्जाम चलेगा और 1:05 तक चलेगा एग्जाम। ठीक है, चलिए 5 नंबर का था विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो विश्वकोश नामक ग्रंथ का रचना दोस्तों दिद्रो ने किया था। कौन, दिद्रो, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 6 नंबर का आता है दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, जो कि भारत का प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए 7 नंबर का था यह किसका कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। तो ये कौन कहे थे, हम लोग जानते हैं बच्चा बच्चा भारत का बोल देगा।
कि ये जो सुभाष चंद्र बोस का कथन था कि कहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर ग यानी कि सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए 8 नंबर दोस्तों कहता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन दोस्तों कब हुआ था आपको बताना है। 1901 है, 1903, 1905, 1907 है। बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1905 ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 1905। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर का आता है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, क्या बोलता है जतरा उराव, ठीक है, या फिर सिंधु कान्हू। तो संथाल विद्रोह के जो नेता है ये सिंधु और कान्हू है। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 10 नंबर का आता है खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता दोस्तों आपका नाम हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली। ये दोनों आपका खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा ख नंबर। ठीक है, चलिए 11 नंबर दोस्तों कहता है हमारे पर्यावरण में, ठीक है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध आर्थिक रूप से संभव है, संस्कृति रूप से मान्य, उसे कहा जाता है। आप जो भी चीज यूज करते हैं दैनिक जीवन में, वर्तमान जीवन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा संसाधन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 12 नंबर कहता है भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किन की भूमिका नहीं है। अब निम्नीकरण का मतलब क्या होता है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि का विनाश, भूमि का क्षय होना, भूमि का कटाव होना, भूमि का बिगड़ जाना, यानी कि भूमि नष्ट हो जाना। ठीक है, तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन नहीं है। वनों को काटने से दोस्तों भूमि का निम्नीकरण होता है। कैसे, क्योंकि देखिए ये जो आपका वन है, ठीक है, तो ये जमीन को पकड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अगर मान के चलिए इसको खार, तो ये जो जमीन है ये अगर मान के चलिए बाहर आता, पानी आता, तो ये बहा जाता है। ठीक है, या फिर अति पशुचारण से। अति पशुचारण वही डिफाइन हो गया कि अगर मान के चलिए छोटा छोटा इस प्रकार का घास है, ठीक है, जो कि मट्टी में, मट्टी से ही उगता है, उसको अगर पशुचारण यानी कि बाघ बकरी उस पर खाए, ठीक है, बाघ तो नहीं खाएगा, गाय भैंस ये सब खाता है, तो वो घास को कबाड़ देता है, बाकी जो मिट्टी बचेगा, जैसे पानी आएगा दहा के ले जाएगा। ठीक है, खनन से, खनन मतलब खोदने की प्रक्रिया से। मान के चलिए किसी को मिट्टी चाहिए तो ये जो है बहुत अच्छा जमीन को जाके कोड़ देता है, कोड़ने के बाद दोस्तों इसमें गड्ढा होगा, गड्ढा होने के बाद पानी आएगा, पानी आने के बाद ये भी बह जाएगा। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर पूछा भूमिका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा मधुमक्खी पालन। जब आप मधुमक्खी का छत्ता पालिएगा तो क्या इसमें आप भूमि का निम्नीकरण कर, भूमि का क्षय करें, नहीं, इसमें किसी प्रकार का भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा। 12 का ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर दोस्तों कहता है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है। तो 43% भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है, और यही 43% में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या रहता है। ठीक है, तो 43% ऑप्शन नंबर का मैदानी भाग मतलब कि समतल भूमि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर दोस्तों कहता है लोह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लोह अयस्क, लोह मतलब लोहा, लोहा अगर दोस्तों हम लोग देखें तो क्या इसका असीमित भंडार है कि सीमित भंडार है। तो सर जी इसका जो सीमित भंडार है, सीमित भंडार इसलिए क्योंकि लोहा ज्यादा उपयोग करने से समाप्त हो सकता है और ये आने वाले टाइम में हो भी जाएगा, तो ये सीमित भंडार इसको कहते हैं। और इस प्रकार का संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय योग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। 15 नंबर कहता है गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है। गुलाबी सिर वाली बतख, क्या आप इन बतख को देखे हैं, इन बतखों को आप देखें अभी तक नहीं देखें तो इसको डायरेक्ट बोले कि लुप्त जातियों में शामिल है। हम देखे ही नहीं है तो लुप्त जाति में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ। 16 नंबर कहता है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन हैं। तो भारत में जिसके कारण जैव विविधता कम हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। तो वन जीव आवास का विनाश, वन जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं दमन लोग सभी। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 17 नंबर कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन दोस्तों ये वनों की कटाई रोकने से संबंधित है। हमने कि जब आपका वन है, मान के चलिए ये आपका कुछ वन है, तो इसको जब काटता था आदमी तो इसमें क्या होता था, जाके छिपा के जाता था। ठीक है, महिला पुरुष लोग, और इसको काटने से बचाता था कि इसको मत काटिए। ठीक है, तो इस प्रकार से चिपको आंदोलन का जो संबंध है ये वनों की कटाई से, और इसका जो नेतृत्व किया था उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चलिए 18 नंबर दोस्तों कहता है जल की कमी के क्या कारण। तो जल का कमी से कारण क्या कारण है। अति शोषण से अत्यधिक प्रयोग से समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, ये सभी का सभी मुख्य कारण है। ज्यादा उपयोग करने से, ज्यादा जल का वितरण करने से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा उपयोग सभी, जिसके कारण जल आज के डेट में कम रहा है। ठीक है, चलिए
इस प्रकार से। और 19 नंबर बढ़ते कहता है टांका क्या होता है। टांका मतलब दोस्तों, टांका एक शब्द है जो कि तमिल भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है पीने वाला पानी, ठीक है। को पीने वाला पानी को संग्रहित यानी कि एक टैंक में जमा करना, ठीक है, टंकी में। तो अपन कह सकते हैं पीने वाले पानी को संग्रहित करने वाला भूमिगत टैंक को जो कि भूमि में बनाया जाता है उसको हम लोग टांका कहते हैं, जो कि तमिल भाषा का रूप है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों लाइक चैनल सब्सक्राइब करते चलिएगा। आगे भी सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट का तैयारी कराना है नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। कहता सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। सन 2025 तक कितने लोगों को जल की जो आपका भविष्यवाणी झेलने को की गई है, तो 20 करोड़। 20 करोड़ को दोस्तों अगर आप जो अभी से जल का असमान वितरण करते हैं, जल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो आपको आपके अनुसार या फिर आपके जो भी भारत के 140 करोड़ अगर इस जल में असमान वितरण करते हैं तो आने वाले 20 करोड़ आबादी को दोस्तों इसका जो क्या होगा, जो जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है, ठीक है। कब, तो 2025 में। 24 आने वाला है, ठीक है। चलिए, यानी कि आ गया, ठीक है। चलिए, हम कहते हैं दोस्तों यानी कि 21 नंबर कि हम किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं। तो हम किसी भी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति आय वो कितना कमा सकता है, तो इसका गणना हम कहते हैं किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। उसका कुल आय मान के चलिए इतना है, कुल जनसंख्या मान के चलिए इतना है। अगर इसको भाग दीजिएगा तो एक व्यक्ति का आय आपको प्राप्त हो जाएगा, एक व्यक्ति कितना कमाता है, ठीक है। 22 नंबर का था वह देश जिनके 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, तो उसको किस देश के निम्न श्रेणी में अंतर्गत होगा, तो ये विकसित में, ठीक है। अगर आपके 2017 के अनुसार $12,056 प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। अगर इस प्रकार का पैसा रहेगा तो आज के डेट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीर में गिनती आएगा आपका। चलिए, 23 नंबर दोस्तों कहता है सतत विकास का उद्देश्य। सतत विकास मतलब दोस्तों वर्तमान समय में जो भी कार्य हो रहा और आने वाले पीढ़ी तक ये जो कार्य रहेगा, यानी कि विकास जो है वर्तमान के लिए और आने वाले पीढ़ी दोनों के लिए। मान के चलिए अगर आपके आसपास सड़क निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो सड़क निर्माण हो रहा है, मान के चलिए अगर आपके पास पुल का निर्माण हो रहा है, ठीक है, या फिर आप अन्य कुछ का निर्माण हो रहा है जो कि आप भी उस निर्माण में जो क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं या फिर चल सकते हैं या फिर उसका आनंद या फिर लाभ उठा सकते हैं और आपके आने वाले पीढ़ी भी उसका आनंद लाभ उठा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं सतत विकास पोषणीय, ठीक है। चलिए, 24 नंबर का आता है निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। एक शब्द आता है साक्षरता, तो साक्षरता का मतलब होता है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, ठीक है, पढ़ा लिखा, जिसको हम लोग साक्षरता कहते हैं। ये केरल में जो कि भारत का एक राज्य बहुत ही ज्यादा यहाँ पर लोग पढ़ा हुआ लिखने को देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, 25 नंबर दोस्तों कहता है, ठीक है, क्या कहता है आगे दोस्तों 25 नंबर कहता है यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन सा होगा। प्रति व्यक्ति आय 500 है, कुल जनसंख्या 5000 है, दोनों को गुना कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। 5 × 5 = 25 हो गया, ठीक है। के 0 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ठीक है, 5 गो यहाँ पर ले दे दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 26 नंबर कहता है निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो क्रियाकलाप है प्राकृतिक उत्पादों के विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख नंबर। चलिए, आगे दोस्तों 27 नंबर कहता है प्रक्षण बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति जहां के लोग का प्रक्षण मतलब एक प्रकार का ऐसा बेरोजगारी होता है जहां नियोजित तो है लेकिन उत्पादक सुने मतलब आदमी बहुत है और उत्पादक जो वस्तु होता है बहुत कम है। मान के चलिए अगर आप अकेले मिलकर, ठीक है, एक खेत को जोतते हैं, उस खेत में 50, ठीक है, 50 केजी गेहूं का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ और भी 5 लोग आपके इसी खेत में काम करें और 50 केजी ही आपका जो है क्या हो गेहूं जो है उत्पाद हो, तो क्या इसको क्या कहें, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रक्षण बेरोजगारी, यानी कि आदमी तो है लेकिन उत्पादक उतने ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए, 28 नंबर का था दोस्तों, और अभी तक दोस्तों चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए दोस्तों, फायदा आपको 2024 के रिजल्ट में बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, कहता है 14 तथा 15 वर्ष की आयु का स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात, ठीक है। चलिए, 29 नंबर कहता है संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने, तो संगठित क्षेत्र का मतलब होता है कि यह उन उद्योगों में शामिल होता है जहां रोजगार की शर्त है निम्नलिखित है यानी कि नियमित है, ठीक है। चलिए,
30 नंबर दोस्तों ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न आ गया। उसके बाद सब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। कहता है कौन से क्षेत्र को सेवक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कौन से क्षेत्र को, तो तृतीय क्षेत्र को, यानी कि तीसरा क्षेत्र को सेवक क्षेत्र कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। दोस्तों देखिए 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखिए सेम इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम 2024 के 12 फरवरी सोशल साइंस के यानी कि एसएसटी के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बच्चा आपका 50 नंबर का सब्जेक्ट है जिसमें 12 आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, 16 आपका देखिए 12 हो गया, 18 आपका जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, 20 आपका जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का। ठीक है, तो ये सारा जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ताकि आप जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कर करके वीडियो को देखें ताकि कोई दिक्कत की बात ना हो। तो नीचे कमेंट कीजिए कि सर पार्ट 2 यानी कि इसका जो पार्ट 2 वीडियो लेकर आइए, और दोस्तों सपोर्ट कीजिए, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।